नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सीरीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज मुख्यतः बिहार की चर्चा में हम लोग दो विषयों को शामिल करेंगे। पहला विषय होगा राज्यसभा का चुनाव, जहां यह दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के चौथे उम्मीदवार हो गए और रणनीति के तहत भाजपा ने अपने दूसरे उम्मीदवार शिवेश राम को पांचवा उम्मीदवार बनाया है। तो इसके पीछे ठोस वजह हैं और आपको पता ही है कि महागठबंधन की ओर से अमरेंद्रधारी सिंह प्रत्याशी हैं। कहीं वे जीत न जाएं और यदि जीत जाते हैं तो जेडीयू और अमरेंद्रधारी सिंह की जीत के लिए 41 मत चाहिए, 126 का आंकड़ा नीतीश कुमार है, तो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। वैसे दिल्ली से खबर यह है कि सहमति बन चुकी है। लुटियन से जो जानकारी मिल रही है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में सत्ता का हस्तांतरण होगा और नीतीश कुमार ने भी संकेतों में कहना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने सीमांचल की यात्रा में कहा भी कि देखिए, सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, लेसी सिंह, अब ये लोग ही आपका काम देखेंगे। तो नीतीश कुमार का इशारा। तो पहली बात, क्यों पांचवा उम्मीदवार शिवेश राम को बनाया गया? चौथा उम्मीदवार बनने से उपेंद्र कुशवाहा की राह कितनी आसान हो गई? क्या चुनौतियां थी, क्या जोखिम है? क्योंकि एनडीए को भी पांचवा उम्मीदवार जीत दिलाने के लिए 3 मतों की आवश्यकता है और यह महागठबंधन या एआईएमआईएम या फिर कहें आईपी गुप्ता या सतीश यादव, इलियास पिंटू यादव, इन्हीं में से किसी से प्राप्त होगा। तो राज्यसभा चुनाव की चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा इस बात की करेंगे कि देखिए, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर है, परिवर्तन तय है। नीतीश कुमार क्यों यात्रा पर गए, इसकी विवेचना हम लोग कर चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल विराम है की अवस्था में। आप किसी भी पदाधिकारी से पूछ लीजिए, किसी मंत्री से पूछ लीजिए, किसी काम के सिलसिले में वे कहेंगे अरे कुछ दिन रुक जाइए, आपको तो पता ही है सब कुछ बदलने वाला है। और देखिए, यह भी क्या कहें, अभी बंगाल में कितना बड़ा विवाद हुआ, राष्ट्रपति गई तो ममता बनर्जी नहीं गई। बिहार के नए राज्यपाल आज पटना आए और देखिए, पहले आपस में सहमति बन जाती थी कब आएंगे, कौन सी तारीख होगी, शपथ ग्रहण कब होगा। और आज जब राज्यपाल पटना आए तो न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में थे और न ही मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत दिखे। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के कई विश्वसनीय अधिकारी दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं किसी न किसी मीटिंग्स के बहाने, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि सबसे पहले आईएएस ही बेगाने होते हैं, सत्ता जिसकी होती है उसके वे हो जाते हैं। और यहाँ तो रडार पर पहले से कई लोग हैं जिनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं। तो अजीत जी, राज्यसभा पहले और फिर जो घटनाक्रम है, सरकार चलती हुई नहीं दिख रही है, इस पर चर्चा। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आज हम आपसे बात होने के पहले, हम थोड़ी देर पहले ही हम पार्लियामेंट से लौटे थे जी। और जब आज स्पीकर, चूंकि एक दिलचस्पी भी थी कि भाई विश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद स्पीकर आए थे पहली बार सदन में और वो अपनी बात कह रहे थे, तो उनकी बात सुनने की एक दिलचस्पी थी। सदन पूरा भरा हुआ था, सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी को छोड़ के लगभग सब लोग थे। अगली पंक्ति भरी हुई थी, अमित शाह खुद बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह थे, सब लोग थे बैठे हुए। और अब विपक्ष में भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग थे। जब भोजन अवकाश हुआ तो कई लोगों से हमारी बात हुई, जो बिहार के नेता वहां से निकल रहे थे उसमें कई लोगों से मेरी बात हुई और ये जो आपने कहा वो हम आज वहीं से सुबह सुन के आए थे। जो आपने बताया, जो बिहार तक चर्चा हो ही रही है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में जो बदलाव होना है वो होना है। पहले तो हमारी एक सज्जन से जिनसे बात हुई उन्होंने 10 तारीख दी कि 10 तारीख को चेंज हो जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि 8 से 12 के बीच चेंज हो जाएगा, 8 से 12 की तारीख एक दी। तो अब 8 से 12 में 9 हो, 10 हो, 12 हो या 13-14 जो भी हो जाए, लेकिन ये दूसरा हफ्ता अप्रैल का जो शुरू होगा उसमें बिहार में सत्ता बदल जाएगी, नया मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि अभी भी टेक्निकल पोजीशन यही है कि वो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या जेडीयू का, ये कोई नहीं कह रहा। और औपचारिक बातचीत में लोग जरूर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम लोग भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा, लेकिन अभी कोई ये कहने की जोखिम नहीं ले रहा है। सबको पता है कि इस जो घटनाक्रम हुआ 5 तारीख को, 5 मार्च को, उसका कितना डैमेज हुआ है, ये हर व्यक्ति समझ रहा है। भाजपा के भी सारे लोग समझ रहे हैं कि 5 मार्च को जिस तरह से जल्दीबाजी में नीतीश कुमार का नॉमिनेशन कराया गया, उसका मैसेज ठीक नहीं गया है।
तो इसलिए इसलिए उसको अब आराम आराम से चीजों को चलने दिया जाएगा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में इस बारे में कुछ भी फैसला होगा, लेकिन उसके पहले जहां तक हमको लग रहा है, जो बताया लोगों ने, कि नीतीश कुमार उसके पहले इस्तीफा दे देंगे और हम्म। वो मतलब विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे। हो सकता है कि उसी समय वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दें और नए राज्यपाल उनको नई व्यवस्था होने तक कार्यवाहक के तौर पर काम करने के लिए कहें। तो जी। ये स्थिति अभी ये स्थिति है। 16 मार्च को उनको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये हम्म। अब लगभग चीजें तय हैं और इनके इसमें आसपास जो चीजें होती रहेंगी उस पर हम लोगों की नजर रहेगी। हम्म। इस बार का जो राज्यसभा का चुनाव है ज्ञानेश्वर जी, वो सिंपल राज्यसभा का चुनाव नहीं है। वो हम्म। बिहार में नई सरकार बनने की जो भी संभावनाएं हैं या जो भी तस्वीर है आगे की, वो उसमें जाहिर होनी है। बिल्कुल। राज्यसभा का चुनाव सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से सत्ता परिवर्तन और नई सरकार के गठन से जुड़ा हुआ है। हम्म। और यही कारण है कि भारतीय, हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, मतलब अब करेंगे, हम लोग पहले दिन से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं हम्म। कि बीजेपी 5 सीट जीतने की कोशिश करेगी। अगर हम्म। 5 सीट नहीं जीतते हैं तो पहला मैसेज तो ये होगा कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है और इसकी वजह से गठबंधन के अंदर तनाव हो गया है। अगर 5 बिल्कुल। सीट नहीं जीतती तो, और वो हम्म। नहीं चाहेगी बीजेपी की ये मैसेज जाए कि गठबंधन के अंदर किसी तरह का बिखराव है या किसी तरह का तनाव है, ये नहीं हम्म। चाहेंगे। और दूसरा गणित जो आपने कहा कि अगर अपोजिशन का एक उम्मीदवार जीतता है तो पहली वरीयता के वोट से ही जीतेगा। अगर हम्म। उसको पहली वरीयता के 41 वोट आते हैं तो उस 41 वोट का मतलब होगा नीतीश कुमार के 85 जोड़ने से वो 126 बनता है, बहुमत से 4 ज्यादा। तो बिल्कुल। ये भी एकदम भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात हो जाएगी कि उधर जी। गणित अगर बन रहा है, बहुमत सरकार हम्म। बनाने का गणित बन रहा है, तो वो तो कभी भी खेल हो सकता है। तो वो हम्म। नहीं होने देना है। उधर ये किसी हाल में 4, 5, 6 वोट कम करने हैं ताकि हम्म। वो आंकड़ा 122 नहीं पार करे। जितने बिल्कुल। वोट उनको मिलेंगे, हम लोग देख ही लेंगे कि 16 मार्च को अमरेंद्र धारी सिंह को जितना वोट आएगा वो नीतीश कुमार के वोट में जोड़ने पर 122 नहीं होगा। तो हम्म। ये एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है और ये किया जाएगा। और इसीलिए इसीलिए जो आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को चौथा उम्मीदवार बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है जी। कि चौथे उम्मीदवार के तौर पर, अब आप सोचिए ये कितना बड़ा डिसीजन है और कैसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है कि हम्म। जिन 2 लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस नहीं किया, उपेंद्र बिल्कुल। कुशवाहा का नाम उनकी पार्टी ने अनाउंस किया। जी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड के फैसले से 2 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए, नितिन नवीन और शिवेश राम। ये 2 ही हम्म। लोगों के नाम जारी हुए थे और ये भाजपा संसदीय बोर्ड से मंजूर होते हैं ये नाम, जिसमें जी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल हैं, संगठन महामंत्री शामिल हैं। जिस हम्म। जिस 2 नाम को संसदीय बोर्ड ने अप्रूव किया, उसमें एक नाम को 5वां उम्मीदवार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो जी। ये, बिल्कुल। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को इसमें रिस्क दिखाई दे रहा था। देखिए कि अपना 2 जिता लें और उपेंद्र कुशवाहा हम्म। को सहयोगी पार्टियों के भरोसे छोड़ें, इसमें रिस्क दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। देखिए, हम लोग पहले भी एक चर्चा ही कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, उनके 85 वोट हैं, अपना 41-41 वोट वो दोनों को अलॉट कर देंगे और उनके दोनों लोग जीत जाएंगे, नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर। जी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो उसके 89 वोट हैं और उसके 2 उम्मीदवार हैं, 41-41 हम्म। दोनों को अलॉट कर देती, नितिन नवीन को और शिवेश राम को। लेकिन अब ये अलॉटमेंट जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट में से 82 वोट नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा के लिए अलॉट होंगे। इसका बिल्कुल। मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा, मतलब 4 लोगों की जीत तो तय हो गई। हम्म। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। जी। अगर उपेंद्र कुशवाहा 5वां उम्मीदवार होते तो हम्म। एक तरह से ये मैसेज होता कि एनडीए ने उनको छोड़ दिया है अपने भरोसे, उनको हम्म। मैनेजमेंट करना है अपनी सीटों के लिए। और हम लोग जानते हैं कि बाकी वो राजनीति में बहुत ही योग्य व्यक्ति है, बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन अमरेंद्र धारी सिंह जिस तरह से मैनेज करते उस तरह से वो मैनेज नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो फिर उसमें बड़ी समस्या आ जाती। बहुत सारे हम्म। लोग, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस के 6 के 6 एमएलए इसी मौके का, इसी समय का इंतजार कर रहे थे कि राज्यसभा से छठा उम्मीदवार आए तो उन सबकी लॉटरी खुले। तो जी। ये ऐसी स्थिति में कोई नहीं गारंटी नहीं कर सकता था कोई व्यक्ति कि वो सारे वोट अमरिंदर धारी सिंह को जाएंगे या कुछ टूट करके उपेंद्र कुशवाहा के पास आएंगे। उपेंद्र हम्म। कुशवाहा वो मैनेज नहीं कर सकते थे और कम से कम 3 वोट की जरूरत तो थी ही। एनडीए के 202 हो रहे हैं, 205 चाहिए, तो 3 वोट कांग्रेस से टूट के आए या जिनके नाम आपने लिए आईआईपी के या बसपा के आए या आरजेडी के कुछ लोग टूटे। हम लोगों ने देखा था कि जब तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई थी उसमें 5 लोग नदारद थे, उसमें 2 आरजेडी के लोग भी थे, 3 कांग्रेस के लोग थे। तो ये कौन आएगा नहीं है, ये उनको सबको अपनी तरफ ले आने का काम, उसमें से 5 या 6 को उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम मुश्किल नहीं है।
जी। यही सोच करके उपेंद्र कुशवाहा की जो ये भी सेंसिबिलिटी जो है ना, जो एक जितना सेंसिटिव मामला है हम्म। कुशवाहा समाज का, उसका भी ध्यान रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि ये उनको छोड़ने का फिर एक मैसेज अच्छा नहीं जाता, तो हम्म। उनको चौथे नंबर पर रख के उनकी जीत सुनिश्चित कर दी है। अब पांचवा उम्मीदवार भाजपा का होगा, तो उसकी जीत सुनिश्चित करना भाजपा का काम है, भाजपा के मैनेजमेंट का काम है। और फिर हम्म। हम लोग जानते हैं कि भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम्म। एकदम नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो गया अब। क्योंकि जी। जो सहयोगी पार्टी किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए इधर उधर कर सकती थी, मोल भाव कर सकती थी, वोट अवैध करा दिया या अपना वोट खराब कर लिया या नहीं, या वोट दूसरे क्रॉस वोटिंग कर दी, वो बीजेपी में नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो काम बीजेपी में अब चिराग हम्म। पासवान के 19 वोट और उपेंद्र कुशवाहा के अपने 4 लोग जो उनसे नाराज चल रहे थे, अब हम्म। उनको भी आकर 4 में से 3 नाराज चल रहे थे, मान लीजिए कि 2 एक मान ले हम लोग जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया वो साथ में रहते भी, तब भी हम्म। 2 लोगों की गारंटी नहीं होती। अब ये बिल्कुल। गारंटी होगी कि वो लोग वोट करेंगे। जी। अब उनका वोट किसको अलॉट होता है ये देखना होगा, 5वें उम्मीदवार को ही वोट अलॉट होगा उनका। तो हम्म। वो वोट जो है वो निश्चित रूप से वोट करेंगे एनडीए के लिए, और जीतन राम मांझी के भी सारे लोग वोट करेंगे एनडीए के लिए। तो एनडीए का अपना पूरा वोट हो जाएगा, सिर्फ 3 वोट कम पड़ेंगे। जी। लेकिन एनडीए की तरफ से जो मैनेजमेंट होगा, बीजेपी की तरफ से जो मैनेजमेंट होगा, वो सिर्फ 3 वोट का नहीं होगा। हमने पहले हम्म। कहा कि वो मैनेजमेंट कम से कम 6 वोट का होगा, 5 वोट का होगा, ताकि अमरेंद्र धारी सिंह को जितना वोट मिले और नीतीश कुमार के जितने एमएलए हैं वो संख्या 122 न पहुंचे। तो ये बिल्कुल। कोशिश की जाएगी और ये होगा, इसी तरह के नतीजे आएंगे। अब फिर वापस आप याद करिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे और यही प्रोग्राम में हम लोगों ने राय दी थी कि भाई मत आइए, कोई पैसे वाला है तो पैसा जी। बर्बाद करने मत आइए। यहाँ तेजस्वी हम्म। यादव किसी हार्डकोर पॉलिटिकल व्यक्ति को खड़ा करे और फिर उसको जीत, वो हारे जीते जो हो, लेकिन एक हार्डकोर पॉलिटिकल व्यक्ति को खड़ा करे जो उनके राजनीतिक सामाजिक समीकरण को रिप्रेजेंट करता हो। अब हम्म। ये आरजेडी के लोग ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं चारों तरफ कि कुछ फॉरवर्ड एमएलए जो हैं वो यूजीसी की वजह से नाराज हैं, तो कुछ लोग शंकराचार्य की वजह से नाराज हैं, तो वो अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं चुनाव में, क्योंकि एकमात्र जो फॉरवर्ड कैंडिडेट होंगे, मतलब भूमिहार कैंडिडेट, फॉरवर्ड तो नितिन बिल्कुल। नवीन भी नहीं, वो उधर से आ रहे हैं और एक भूमिहार जाना चाहिए। हम लोग जी। भी चर्चा कर सकते हैं कि राकेश सिन्हा से लेके विवेक ठाकुर से लेकर के और किंग महेंद्र से लेकर के सब रिटायर होते गए हम्म। या डेथ होती गई, कोई उनकी जगह कोई आया नहीं। तो जी। ये सोच करके लोग वोट कर सकते हैं, उनकी जेडीयू की लोग, जेडीयू के कुछ भूमिहार लोग या बीजेपी के कुछ उनको वोट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक भी वोट इस समय, कोई भी वोट अवैध होना या क्रॉस वोटिंग कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली चुनाव मैनेज कर रही है और उस हम्म। मैनेजमेंट का मकसद भाजपा का अपनी सरकार बनाने से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो अब ये लगभग साफ हो गया ज्ञानेश्वर जी की 5 सीटें एनडीए जीतेगी। नहीं, अब एक जो बात और नोटिस करने की अजीत जी, देखिए हम महागठबंधन में देखें तो जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, वह काम अकेले विधायक आईपी गुप्ता करते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सियासत की सीढ़ियां चढ़ते हुए, चाहे हैदराबाद जाकर ओवैसी से मिलना हो, और कल आपने देखा कि जाकर उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से राहुल मुलाकात। गांधी, हाँ। तो इस गणित को भी समझना आवश्यक है कि आईपी गुप्ता सीढ़ियां ऊपर बढ़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव स्वयं, देखिए अब बात कही जा रही है कि अख्तरुल ईमान 15 तारीख को इफ्तार पार्टी देंगे, उसमें ओवैसी भी आएंगे। तो तेजस्वी को फ्रंट फुट पर स्वयं खेलना चाहिए था, दूसरों को मौका क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य तो वे है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वो भी आईपी गुप्ता को देखिए किस तरह से उन्होंने राजनीति की कितना फोकस्ड होकर के, अर्जुन की तरह उन्होंने मछली की आंख पर निशाना लगाया, एमएलए होकर के आ गए वो। जी। और वो अब देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है। देखिए ऐसी ही बनती है राजनीति। अब हम्म। जब यादव की राजनीति थी तो नीतीश कुमार ने सेंस किया कि अब गैर यादव पिछड़ी जातियों की राजनीति का समय है, तो वो आगे आए। हम्म। और वो चूंकि सबसे पहले आए, निमेरो उनो थे, तो वो मुख्यमंत्री बने। अब फिर हम्म। उसके बाद जैसे ही लगा कि अब यादव हो गया, कुर्मी हो गया, कोयरी को बनना है, तो सम्राट चौधरी ने अपनी पोजीशनिंग शुरू की, वो उस पार्टी में हम्म। गए जहां जरूरत थी। और अब यादव, कुर्मी, कोयरी मुख्यमंत्री बनेगा, हम लोग इस जो सामाजिक समीकरण से देख रहे हैं। उसके बाद किसके लिए वैकेंसी बिहार में क्रिएट होने वाली है? वो अति पिछड़ा के बिल्कुल। लिए क्रिएट होने वाली है। और बिल्कुल। अति पिछड़ा के लीडर में अभी जो मुकेश सहनी जिस तेजी से चले थे, एकदम से वो डाउन होने के बाद अभी कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। हम्म। अब ये आईपी गुप्ता उस स्पेस को देख रहे हैं, उस स्पेस में अपनी पॉलिटिक्स वो करना चाह रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी पकड़ना चाह रहे हैं। वो कांग्रेस में रहे थे, देखिए सम्राट चौधरी आए बीजेपी में, उनको लग गया कि बीजेपी से ही में ही गुंजाइश होगी और वहीं से हम्म। वो सीएम बन सकते हैं, तो वो बीजेपी में आ गए टाइमली।
और टाइमली आकर के उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, अपनी जगह बना ली। आईपी गुप्ता देख रहे हैं कि कांग्रेस में वैकेंसी है, अति पिछड़ा लीडर की वैकेंसी है, बिहार में अगला मौका अति पिछड़ा को मिल सकता है, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ बिल्कुल। एक राज्यसभा सीट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो बहुत आगे की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम्म। अब आपने ठीक कहा कि जिस दिन बैठक की तेजस्वी यादव में ने, उस दिन उनको ऑथोराइज किया गया बैठक में लोगों ने कि आप वैसी की पार्टी जो एमआईएम से आप बात करेंगे, बसपा के लिए आपका एक वोट जो सतीश यादव का है वो आप देखेंगे, संभालेंगे, तो ये उन्हीं को संभालना है, कैंडिडेट उनका है। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने भाई उड़ीसा में तो दिलीप रे निर्दलीय लड़ रहे हैं या हरियाणा में सतीश नंदन निर्दलीय लड़ रहे हैं, बीजेपी मदद कर रही है। यहाँ तो उनके सिंबल पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं अमरेंद्रधारी सिंह, तो उनको तो जी जान से कोशिश करनी चाहिए। हार जीत अपनी जगह है। अभी अमरेंद्रधारी सिंह कोशिश कर रहे हैं, अभी अखिलेश प्रसाद सिंह कोशिश कर रहे हैं, अभी आईपी गुप्ता कोशिश कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कहीं कोशिश करते नहीं दिख रहे हैं। कम से कम मैसेज तो जाए कि आप लड़ रहे हैं। हारने के बाद अगर आप हार जाते हैं, जिसकी ज्यादा संभावना है, तो हारने के बाद आप लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वोट खरीदा गया आपका? उसी समय कहेंगे तो कौन यकीन करेगा? लोग कहेंगे कि भाई आपने तो मेहनत ही नहीं की, आपने तो काम ही नहीं किया चुनाव में, और अब चुनाव में 4 दिन रह गए हैं, चौथे दिन मतलब 16 तारीख को चुनाव है, तो ये भागदौड़ करते, आप लोगों से मिलते जुलते, सबको एकजुट करने की कोशिश करते, अपने वोट अपना जोड़ते, जितनी बैठकें आप याद करिए पिछली बार जब अखिलेश प्रसाद सिंह लड़ रहे थे, हम लोगों ने चर्चा की थी, एमएलए सब हैदराबाद ले जाए गए थे या बेंगलुरु ले जाए गए थे। तो अभी उससे भी ज्यादा तनाव की स्थिति है, अभी उससे भी ज्यादा बिखराव की स्थिति है, तो क्यों नहीं कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि भाई आप अपने 41 एमएलए को जुटाएं, कहीं भोज करें उनका और कहीं लेके जाएं उनको रिसोर्ट में। रिसोर्ट की पॉलिटिक्स होती है, हम हालांकि उसके पक्ष में नहीं रहते हैं, लेकिन अगर जीतना है तो इस तरह के काम करने तो चाहिए हैं। देखिए मैं इस चर्चा को बहुत तवज्जो नहीं देता हूं, लेकिन एक चर्चा तो सोशल मीडिया पर हो ही रही है ना कि तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई, तेजस्वी यादव ने दिन में मटन पार्टी दी और वहां कई मुसलमान विधायक टुकुर टुकुर ताकते रह गए क्योंकि रोजा चल रहा है। यदि यह पार्टी आप शाम को दिए होते, छोटी छोटी वो चूक होती है ना, वह बड़ा संदेशा दे जाती है। और आपने ठीक कहा, आईपी गुप्ता स्वयं को टकसाल साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे कोई खरीद नहीं सकता है। हाँ, वो कर रहे हैं ये मैसेज करा रहे हैं कि देखिए हमको तो नहीं कोई खरीद सकता है, बाकी लोग बिक सकते हैं, बाकी लोगों को खरीदा जा सकता है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग तो होगी। बिना क्रॉस वोटिंग के तो एनडीए का मतलब बीजेपी का उम्मीदवार तो सीवीएस राम तो जीतेंगे नहीं बिना क्रॉस वोटिंग के। और इसमें पता नहीं चलेगा कि क्रॉस वोटिंग किसने की, क्योंकि सेक्रेट बैलेट होता है, कोई व्हिप नहीं होता है, तो वो पता नहीं चलेगा कि किसने क्रॉस वोटिंग की। तो मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन करिए, अगर आईपी गुप्ता ने भी की तो कोई यकीन नहीं करेगा, लोग कहेंगे कि अरे वो तो इतनी भागदौड़ कर रहे हैं तो उन्होंने थोड़े की होगी। तो इस तरह की कई चीजें होती हैं, अपनी पोजीशनिंग के लिए, दिखावे के लिए भी होती हैं। तेजस्वी यादव अभी दिखावा शुरू करें, ये मैसेज करें कि हम जीत रहे हैं, तभी तो हारने के बाद कहेंगे कि वोट खरीदा गया और हमारे साथ धोखा हुआ, जो जनादेश का अपहरण कर लिया गया, जनादेश चोरी हो गया। ये कैसे कहेंगे आप? बिल्कुल, जब आप ओवैसी की पार्टी से, आईपी गुप्ता से, सतीश यादव से, जब आप सबसे मिल करके कांग्रेस के लोग जो लापता थे खोज के ले आइए ना, तो आपकी बैठक में नहीं आए उनको ले आइए खोज के, उनके साथ मीटिंग करिए कि भाई ये देखिए ये 3 लोग मालूम हो रहा है, एक विधायक विदेश में है कांग्रेस के, और बीजेपी वाले करें वो लौटेंगे तब ना। बहुत सारी जगहों से तो हवाई जहाज ही नहीं उड़ रहा है। हाँ बताइए, ठीक बात है। ठीक तो लौटेंगे जी, या रूट भी प्रभावित है तो ले आना चाहिए ना, ये भी कोशिश करनी चाहिए। आप जितना पैसा चार्टर्ड फ्लाइट भेज करके उनको बुलवाइए, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करिए। हम लोगों ने तो देखा है ना कि भाई 0.10% से राज्यसभा चुनाव का नतीजा झारखंड में ही आया था, जब वीरेंद्र प्रसाद साहू जीते थे और आधा वोट से जीते थे अहमद पटेल। तो एक एक वोट का इसमें इतना महत्व होता है। मान लीजिए कि एक वोट कम हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस का एक वोट कम हो गया, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस का वोट गिने जाने की स्थिति आएगी। तो चुनाव को तो कम से कम आप लड़ते हुए तो दिखिए, और इसमें तब आप जाकर के कह पाएंगे कि हाँ ये देखिए भाजपा ऐसे ही करती है, उसने पैसे का इस्तेमाल किया, बाहुबल धन बल का प्रयोग किया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया, कि कुछ भी आप कहेंगे जब आप लड़ते हुए दिखेंगे। नहीं तो जब आप नतीजों के बाद कहने आएंगे तो कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो ये काम इनको मैनेज करना है, तो तेजस्वी यादव को, वो नहीं कर रहे हैं। कहीं इस तरह की कोई राजनीति करते हुए यदि 15 तारीख को इफ्तार पार्टी हो रही है अख्तरुल इमान के यहाँ, जहां तेजस्वी यादव भी होंगे, ओवैसी भी होंगे, ओवैसी के 5 विधायकों की सख्त जरूरत है, तो ये दोनों मीडिया से क्या संवाद करेंगे? क्या पहले इन लोगों में सहमति बन गई कि भविष्य में हम साथ कैसे चलेंगे? क्योंकि ये जो बोलेंगे, ठीक है, ये राज्यसभा का चुनाव है, उसका दूरगामी असर बिहार की राजनीति पर होगा। और ओवैसी और तेजस्वी के मिलन को यदि हो जाता है तो इसे बीजेपी किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, यह भी देखने और समझने की बात होगी। बिल्कुल, एकदम बड़ी बात हो जाएगी। और हम लोगों ने जिस समय तालमेल के लिए बात
शुरू की थी उन लोगों ने, हम लोगों ने दो टूक कहा था कि ये किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू आरजेडी कतई नहीं चाहेगी कि ये मैसेज जाए कि वो वैसी के साथ है, हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि फिर उसके बाद बीजेपी को पोलराइजेशन में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा उसको जो पैन हिंदू कोलिशन बनाने का, जो अभी तक बीजेपी नहीं कर पाती है। पैन हिंदू कोलिशन अगर बन जाए तो बिहार में भी 80% हिंदू है, तो पैन बिल्कुल। हिंदू कोलिशन बन जाए 80%, 82%, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बीजेपी को। हम्म। वो नहीं बनता है कभी भी, क्योंकि कास्ट में फ्रेगमेंटेशन है, हिंदू का, हिंदू कम्युनिटी का कास्ट में इतना फ्रेगमेंटेशन है, इतना ग्राउंड लेवल तक है कि वो कभी बन नहीं पाता है। लेकिन अगर वो ऐसी से तालमेल हो जाए आरजेडी का, तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा वो करना। तो अभी तालमेल वगैरह टाइप का नहीं होगा, ये वैसी हो सकता है कि अनाउंस कर दें कि वो आरजेडी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके जो 5 जीते हुए विधायक हैं या वो खुद बीजेपी को तो वोट नहीं दे सकते हैं, और ये अगर वो गैर हाजिर रहते हैं तो ये भी माना जाएगा कि उन्होंने बीजेपी की मदद की है। इसलिए उनके लिए तो विन विन सिचुएशन यही होगा कि वो कहें कि ठीक है, हम समर्थन का हम आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन देंगे। ये तालमेल नहीं होगा, तालमेल इसको नहीं माना जाए, गठबंधन नहीं माना जाए, हम समर्थन करेंगे मुद्दों के आधार पर ये समर्थन होता है। लेकिन उसके पहले वो क्या मांगेंगे तेजस्वी यादव से, क्या एमएलसी की सीट मांग रहे हैं वो, कि भाई आज हम आपको राज्यसभा में समर्थन दे रहे हैं, तो मई जून में जो एमएलसी का चुनाव होना है उसमें एक सीट आप हमको दीजिए, तो क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे? तो ये चीजें पहले सहमति बना के जाना होगा ये, और कल ही परसों का 2 दिन का टाइम है, जब आप इस बात पर बात करेंगे, इसके बारे में सहमति बनाएंगे, उनसे उम्मीदवार के बारे में पूछेंगे कि अगर हम आपको एमएलसी की सीट देते हैं तो आप किसको उम्मीदवार बनाएंगे, आप क्या अपना कोई उम्मीदवार आप उनकी तरफ से ले आना चाहते हैं, जो भी चीजें हैं वो सहमति बनानी होगी। जो विधायक नहीं आए थे 5 विधायक, उनको खोज के ले आके मीडिया को दिखाना चाहिए, अब तक हो जाना चाहिए था ये काम। ये लोग नहीं आएंगे, इनकी कोई समस्या थी, उस दिन नहीं आ सके, ये लोग देखिए हमारे साथ है। अब अगर ये नहीं करते हैं तो अभी से ये माना जाएगा कि आपके पास नहीं है संख्या, आपके पास नंबर्स नहीं है, फिर आप हार जाएंगे और उसके बाद आप कोई इशू नहीं बना पाएंगे इसका। तो ये कम से कम राजनीति ऑप्टिक्स की चीज होती है ना, कई बार आप ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं, चीजों को दिखाते हैं, उससे भी आपका एक मैसेज जाता है। जीत हार तो बाद में आती है, पहले ऑप्टिक्स भी दिखाना होता है, लड़ते हुए दिखना होता है। सबको पता है कि बहुत संभव है कि नरेंद्र मोदी मतलब बीजेपी तमिलनाडु में नहीं जीते, केरल में नहीं जीते, बंगाल में नहीं जीते, लेकिन इतनी मेहनत नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो कोई नहीं कहेगा कि ये लूट लिया गया। हर आदमी ये बात जरूर कहेगा कि इतनी मेहनत की थी, हो सकता है उसका नतीजा हो। तो आप तो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हार जाएंगे तो कैसे आगे कहेंगे कि लूट लिया गया जनादेश। सही बात। चलिए, तो देखिए अब दूसरे विषय वस्तु की ओर चलते हैं कि नीतीश कुमार देखिए बिहार में समृद्धि यात्रा पर है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हमने कहा कि सरकार विराम की अवस्था में है, सरकार में कोई फैसले नहीं हो रहे। सुबह अखबारों में विज्ञापन छप जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कहां होंगे, कौन सा शिलान्यास होगा, कौन सी योजना की आधारशिला रखी जाएगी, कौन सा उद्घाटन होगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप किसी से पूछेंगे कि कोई काम हुआ क्या, तो वे कहेंगे कोई काम होगा क्या बिहार में, कोई फैसला होगा क्या, तो वे कहेंगे थोड़ा रुक जाइए, आपको तो पता ही है कि सत्ता परिवर्तन का वक्त है। और हमने फिर दोहराया कि देखिए आज राज्यपाल आए और स्वागत करने को पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री नहीं थे। पहले यह बातें तय हो जाती थी कि मुख्यमंत्री कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे। इसका उदाहरण एक बार स्वयं नीतीश कुमार ने दिया था जब कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई थी। फिर हम कह रहे हैं कि कई आईएएस प्राधिकारी, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही भरोसेमंद, समृद्धि यात्रा में नहीं दिख रहे हैं, दिल्ली में दिख रहे हैं, दिल्ली की मीटिंग्स में दिख रहे हैं और देर रात तक यहां वहां विचरते हुए दिख रहे हैं। क्यों भाई? सत्ता परिवर्तन चल रहा है। सबसे पहले बेगाने तो आईएएस ही होते हैं, बहुत सारे लोग रडार पर हैं। मीटिंग्स हो रही है स्टार्टअप्स के लिए। देखिए स्टार्टअप्स की जरूरत है बिहार को, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन चल रहा है, अस्थिरता का दौर, स्थिरता ही नहीं होगा तो फिर स्टार्टअप्स क्या आएगा। और कहने वाले यह कह रहे हैं कि शाहनवाज हुसैन के प्रयास से जिस एथेनॉल प्लांट को लेकर बिहार में एक क्रांति दिखाई पड़ी, वह एथेनॉल प्लांट बंद हो रहे हैं। अभी मैं जब पंजाब में था तो वहां के उद्योगपति भी कह रहे थे कि आपका प्रदेश तो एथेनॉल प्लांट को भी नहीं बचा पाया। और वहीं मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जो एथेनॉल प्लांट के संचालक हैं वह चाहते थे कि उनके पक्ष में बिहार सरकार एक चिट्ठी केंद्र को लिखे। वह चिट्ठी भी केंद्र में नहीं लिखी गई। भले यह कहा जाता रहा कि हम इनके लिए बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन चिट्ठी क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि सरकार को इस बात का खतरा था कि चिट्ठी लिख दें और मांग स्वीकार न हो तो फिर फजियत हो जाएगी, तो अपने भी बेगाने हो रहे हैं। और भाई
स्टार्टअप्स के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, अच्छी बात है, बिहार की ब्रांडिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार विराम की अवस्था में जा चुकी दिख रही है। जी जी। बिल्कुल, बट स्टार्टअप के लिए पहले तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा ना बिहार में, उस वो जी। एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा और फिर ये उस तरह का इस तरह उसके उसकी ब्रांडिंग पर, उसके एडवर्टाइजमेंट पर और उसकी तैयारी पर दुनिया भर के रुपए खर्च होते हैं, उसकी ब्रांडिंग होती है और हासिल कुछ नहीं होता। ये अक्सर कई चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा है। हम्म। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ और उसमें कितना कमिटमेंट हुआ, कितना ग्राउंड पर आया, ये तो सब पता है, उस अंतर को कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा। हम्म। असली चीज़ क्या है कि ये चुनाव के बाद से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि 31 मार्च तक बिहार में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि हम्म। ऑलरेडी बिहार सरकार 90,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में जा चुकी है। 9-10% का उसका बिहार सरकार का वित्तीय घाटा है। तो हम्म। एक तो बहुत ही बड़ा घाटा हो गया ना, इतना जो हमारा जीडीपी का अगर 9% पहुंच जाए डेफिसिट, तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। सरकार ऑलरेडी जितना 3% या 3.5% का डेफिसिट रखना था, उसके 3 गुना हो चुका है। तो सरकार के पास कोई पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, हम्म। वो सब चुनाव में खर्च कर चुके हैं। चुनाव के टाइम वो तमाम चीजें बांटने में खर्च हो चुकी है। तो काम ऐसे भी नहीं होना था और हम्म। कामकाज होते हुए दिख भी नहीं रहा है। जो अब आप कह रहे हैं कि कामकाज होते हुए भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल। ये 20 नवंबर को नई सरकार बनी है ज्ञानेश्वर जी। अब आप देखिए, ये 4 महीने हो गए जी। और 4 महीने से बिहार जैसा इतना बड़ा प्रदेश, 14 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश, बिना किसी काम के एकदम लगभग ठप है। हम्म। एक काम नहीं हो रहा है, एक हम्म। काम नहीं हो रहा है। लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं। किसी नई योजना पर जो घोषणा की गई थी, जो नई योजनाएं जो पहली कैबिनेट में घोषणा की गई थी, उसमें किसी पर अमल के लिए मतलब डीपीआर बनाने का काम भी नहीं शुरू हुआ। मतलब किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। एक बिल्कुल। जो कहते हैं कि एक फाइल अपनी जगह से नहीं हिल रही है। हम्म। वो विकास भवन और विकास सदन जो भी बना हुआ है, वहां कहीं एक फाइल आगे नहीं बढ़ रही। जी। बस ये राजनीति और उसके बीच में ये सत्ता परिवर्तन वाला मामला आ गया। पहले हम्म। पहले था कि पैसे की कमी से होगा और अब उसके बाद ये हो गया कि सत्ता परिवर्तन आ गया। तो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है तो अभी इस समय कोई भी अधिकारी किसी भी फाइल पर कुछ भी लिखने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आगे पता नहीं किस जो सत्ता आएगी वो किस तरह से लेगी, कितनी फाइलें बिल्कुल। खोली जाएंगी, कितनी फाइलों की जांच होगी, क्या क्या मैसेज होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो सब वैसे रख दिया गया और सब जस का तस हो गया, एकदम ठप हो गई सरकार। हम्म। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं, वो भी एक ऑप्टिक्स है, वो राजनीतिक यात्रा है, वो है मुख्यमंत्री की यात्रा। लेकिन पहले भी हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक यात्रा है। तो हम्म। वो राजनीतिक यात्रा है। वो जितना प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे अपनी यात्रा से, वो प्रेशर उन्होंने क्रिएट कर दिया है। तभी सत्ता परिवर्तन का मामला अप्रैल में जाता दिख रहा है। नहीं तो बीजेपी की चलती तो अब तक हो चुका रहता बिहार में। बिल्कुल। सत्ता बिल्कुल। परिवर्तन कर चुके होते। हम्म। इतना जो लेवरेज मिला, इतना जो एडवांटेज मिला, इतना जो लीवेज जिसको बोलते हैं मिला मुख्यमंत्री को, तो वो इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने पर्याप्त प्रेशर क्रिएट कर दिया है। और हम्म। अधिकारियों की जहां तक बात है ज्ञानेश्वर जी, पहले से ही काफी सारे अधिकारी बीजेपी के साथ अपने संबंध सुधार में लग गए थे, हम्म। अपने संबंध सुधार की कोशिश में लग गए थे। और ये बात हम लोग पिछले 2 साल से देख रहे थे कि किन लोगों के ऊपर नजर है, किन लोगों का, जो आपने कहा कि कितने लोग रडार पर हैं, कितने लोगों की फाइलें बनी हुई हैं। तो वो जी। सब इस बात को लेकर के ज्यादा चिंतित थे कि बहुत तो ऐसे लोग थे जिनको नीतीश कुमार का भरोसा था कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते केंद्र की एजेंसियां उनको निशाना नहीं बनाएंगी, उनके ऊपर हम्म। टारगेट नहीं करेंगी अगर वो जी। नीतीश कुमार के करीबी है तो। अब तो वो हम्म। चीजें भी बदल रही हैं। अब तो बिहार में मान लीजिए बीजेपी का मुख्यमंत्री आ जाएगा, तब तो रियल सेंस में डबल इंजन की सरकार होगी। बीजेपी का हम्म। पीएम, बीजेपी का सीएम, और तब जो एजेंसियों की कार्रवाई होगी, एक उससे बचना है। और दूसरे, अब ये सब आदमी समझ रहा है कि अभी का जो सेट ऑफ ऑफिसर्स है, ये पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीएमओ चेंज बिल्कुल। होगा। तो बिल्कुल। सीएमओ चेंज होगा तो जो नए मतलब सेट ऑफ ऑफिसर्स आएंगे, उसके लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है, उसके लिए भी भागदौड़ शुरू हो गई है कि वहां कौन आएगा। भाई जी। सीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, एडिशनल पीएस होता है, सीएम के पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये तमाम कई ऐसे पद होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव होते हैं। तो ये सब लोग अपनी अपनी लॉबिंग में जुट गए हैं, क्योंकि उन सबसे पहले वो अधिकारी सेंस करते हैं कि क्या बदलने जा रहा है। चुनाव के बिल्कुल। समय भी वो लोग सेंस करते हैं, चुनाव के बाद जब सत्ता परिवर्तन होना होता है तो वो लोग सेंस कर लेते हैं। तो उन लोगों हम्म। ने सेंस कर लिया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और एक सीमा के आगे नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी हैं, अब उन्हीं को लेकर के सीएमओ तो नहीं चलेगा, उनको कहीं अच्छी जी। जगह रखा जाएगा। ये तय है कि वो किसी अच्छे मंत्रालय में जा सकते हैं, अच्छे विभाग में जा सकते हैं। लेकिन सीएमओ जो पावरफुल पोजीशंस है ना, उन पर उनको जो उनकी जगह नहीं मिलेगी। वो फिर बीजेपी की पसंद के, मुख्यमंत्री के पसंद के लोग होंगे। तो अभी से अपने अपने वहां नंबर बढ़ाने, अपने को दिखाने, अपना आइडिया पेश करने, ये सारे हम्म। आइडिया जो है, जो नई सरकार को हम लोग जानते हैं, हमने 2014 में बहुत देखा था कि अनुसर जी यहाँ से अधिकारियों के गोपनीय तरीके से गुजरात की दौड़ लगाते हुए,
उन्होंने बिल्कुल। सेंस कर लिया था कि इस बार यूपीए सरकार जा रही है और बीजेपी आ रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, तो लोग यहां से गुजरात दौड़ लगा रहे थे, चुपचाप गोपनीय तरीके से जा करके अपना फाइल तैयार करते थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का की अपने आइडियाज देते थे, जाकर के प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए। तो वो हर बार हम लोगों ने सेंस किया, वही अभी भी हो रहा है कि पटना से लोग दिल्ली आकर के या पटना में भी चुपचाप जाकर के आइडिया देना, अपने विचार बताना, अपना जो आगे की क्या योजना हो सकती है, बड़ी योजना जिससे बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो, कि आते आते आप 100 दिन में कैसे कमाल कर देंगे, ये सब चीजें अधिकारी लोग जाकर के करने लगे। हाँ, तो वो एक तो जान बचानी है और दूसरे अपने लिए बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करनी है। अब इसके लिए ये काम ये शुरू हो गया है और अब ये तय माने कि नए मुख्यमंत्री के आने तक, उनके शपथ लेकर के कामकाज शुरू करने तक बिहार में कोई काम नहीं होगा। मतलब पहले लग रहा था कि 31 मार्च के बाद कामकाज शुरू होंगे, लेकिन अब वो अप्रैल सेकंड वीक भी पार करेगा, कोई कामकाज नया नहीं होने जा रहा है। तो चलिए देखिए, सत्ता परिवर्तन तक बिहार में कोई नया काम होते दिख नहीं रहा है। आईएएस जो हैं, जो नीतीश के करीबी हैं, वे तुरंत पाला बदल सकते हैं, बदलने के प्रयास में लग गए हैं, दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं और राज्यसभा का चुनाव हमने समझाया ही। तो आप देखते ही ये लाइव फुटेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।